हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइन। अब आगे की वीडियोस में हम इनके फॉर्मेट वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके फॉर्मेट और कंसेप्ट्स। बट उससे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज होने वाली एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे और उसके कंसेप्ट पर बात करेंगे और उसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे, और वो टर्मिनोलॉजी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर हम बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स या रिसीट्स एंड पेमेंट की बात करें तो 11th क्लास से आपने देखा होगा कि इन एक्सपेंसेस और इनकम्स के बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन। जैसे हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंसेस में एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। फिर रेवेन्यू एक्सपेंस में हम बात करें तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम बात करें तो वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं एक्सपेंस के साथ भी और इनकम के साथ भी। फाइन। ऐसे ही एक क्लासिफिकेशन जो हम जनरली और यूजुअली ऐसे यूज नहीं करते, उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं, अगर हम बोलें तो उसको ऑर्डिनरी, वैसे ये टर्म को ऐसे यूज नहीं होती है, मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूं, और कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगे। ऑर्डिनरी आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दोनों के सेंस में, इनकम के सेंस में भी और एक्सपेंस के सेंस में। अब ये ऑर्डिनरी आइटम्स क्या? तो ये ऑर्डिनरी आइटम्स वो जो रिपीटेडली बिजनेस में होते हैं और बिजनेसमैन के लिए वेल नोन और अच्छे से बिजनेसमैन उसके बारे में अवेयर होता है। जैसे मैं कहूं आपके बिजनेस में होने वाली सेल्स इनकम के बारे में बात करें तो आपके बिजनेस में कोई कमीशन आपको रिसीव होता है, कोई डिस्काउंट आपको रिसीव होता है, तो ऑल दीज आर ऑर्डिनरी आइटम्स क्योंकि रिपीटेडली बिजनेस में होती है। एक्सपेंस के सेंस में आपकी सैलरी, मजदूर को दी जाने वाली वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ऑल दीज आर द ऑर्डिनरी आइटम्स आपके बिजनेस में रिपीटेडली होती है। अब हम बात करें व्हाट अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो इनकम और वो एक्सपेंस होते हैं, वो रिसीट्स या वो पेमेंट्स होती हैं जो किसी बिजनेसमैन के लिए रेगुलरली नहीं होती, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती बिजनेस से है लेकिन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं होती। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये ऐसी आइटम्स होती हैं जो कभी कभी किसी बिजनेसमैन की या बिजनेस की पूरी लाइफ में ही नहीं होती, पूरी लाइफ में ही नहीं होंगी, कभी होंगी तो वंस इन अ वाइल, कुछ सालों के ड्यूरेशन में, और कभी कभार इसके अंदर हो जाती है। तो जब ये रिपीटेडली नहीं होती तो बिजनेसमैन इनके बारे में अवेयर एक्चुअली नहीं होता। और दूसरी बात, जो ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उसके लिए बिजनेसमैन मेंटली प्रिपेयर होता है, उसके लिए प्रोविजंस होते हैं उसके पास कि भाई मुझे सैलरी पे करनी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मुझे टैक्सेस पे करना है, तो वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्योंकि एक्सीडेंटली होती हैं और कभी कभी होती हैं तो इसके लिए बिजनेसमैन प्रिपेयर नहीं होता। ठीक है। और तीसरी बात ये कि इसके अंदर जो कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो होता है, या मैं ऐसा कहूं इसको आसान जबान में कि इसके अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व होती है, जो भी इसमें अमाउंट लगती है, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, बड़ी अमाउंट होती है। तो बड़ी अमाउंट होने की वजह से इसका इंपैक्ट, और पहली बात तो यह कि बड़ी अमाउंट होने से, और दूसरा है कि बिजनेसमैन का इसके लिए मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से इसका इंपैक्ट बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के ऊपर और ऑपरेशंस के ऊपर पड़ता है। फाइन। तो ऐसी आइटम्स जो बिजनेसमैन की रेगुलर लाइफ के अंदर नहीं होती, वंस इन अ वाइल या एक्सीडेंटली होती हैं, वो आइटम्स कहलाती हैं आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलें। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देयर आर 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की कुछ रेगुलर और ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी है। वैसे ये बेसिकली ज्यादातर मिलती हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में। तो पहले हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें। देखिए, अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक तो हम इधर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और इधर हम लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, और आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स भी वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम बात करें जो बहुत कॉमनली यूज होता है, लॉस बाय फायर एक्सेट्रा। आपका गुड्स, आपके स्टॉक जो है वो आग से जल गया, या कोई फ्लड आ गया, कोई दूसरी नेचुरल कैलेमिटी आ गई और वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया स्टॉक। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि इसके लिए बंदा पहले से एक्सपेक्ट नहीं करता, अवेयर नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली, एक्सीडेंटली ये हो जाता है।
भाई आग लग गई, आपको मालूम ही नहीं, आप घर पे थे और आपके फैक्ट्री के अंदर आग लग गई या गोडाउन के अंदर आग लग गई और बहुत सारा माल आपका क्या हो गया, जल गया। तो पहले से ही एक्सपेक्टेड नहीं था। दूसरा, इसके लिए बिजनेसमैन ने कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी, इस पे एक्सेप्शन है, मैं बताता हूं अभी आपको। और तीसरा ये कि इससे जो होने वाला लॉस है उसकी फिगर और उसकी अमाउंट बहुत बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर, दैट इज अवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि बंदा पहले से प्रिपेयर नहीं करता, कभी करता है। जैसे इसके लिए तो बंदा करता है, उसने इंश्योरेंस करवा रखा था, हाँ, और इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, तो वो रिसीव किसके अगेंस्ट हुआ, अगेंस्ट दिस लॉस। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है वो भी रिपीटेडली नहीं होता। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम रेगुलरली पे करते हैं, बट अगर लॉस हो जाता है और उससे जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, दैट इज नॉट अ रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी, तो वो भी किसमें आ जाएगी, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में। एंड यू आर रिसीविंग द क्लेम, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो यहां पर हम लिखते हैं क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और अगर हम ट्रांसपोर्ट पे कोई माल खराब हुआ तो ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सेट्रा, ये इस टाइप का हो जाएगा इसमें। जैसे अगर हम बात करें कि भाई आप, अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम जो होता है वो कभी ज्यादा कभी कम रिसीव होता है। लेट्स सपोज आपकी गुड्स टोटल डिस्ट्रॉय हुई 50 लाख रुपीस की और आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला 40 लाख, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो जाएगा, ये, और ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स के अंदर कंसिडर कर ली जाएगी। फाइन, तो ये रिपीटेडली ना होता है, तो ये एक एग्जांपल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। बिसाइड्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने पे किया कॉम्पनसेशन, आप अपने एम्प्लॉइज को कभी कभी कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है एक्सीडेंटली और अनएक्सपेक्टेडली आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई बंदा वीआरएस लेता है, वीआरएस का फुल फॉर्म होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर किसी बंदे ने कोई वीआरएस एक्चुअली लिया है तो उस वीआरएस के ऊपर जो उसका एम्प्लॉयर है उसको कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। बिफोर एज वो क्या होता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके ऊपर कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। अब किसी को पता तो था नहीं कि भाई ये बंदा वीआरएस ले लेगा, और वो कॉम्पनसेशन की अमाउंट भी बड़ी हेवी अमाउंट होती है, एक ह्यूज अमाउंट होती है उसके अंदर, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। या मैं ऐसा कहूं कि भाई आपने अपनी कंपनी से किसी एम्प्लॉय को फायर कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, अब हम उस पर रीजन पे बात नहीं कर रहे, और उस एम्प्लॉय ने आपकी कंपनी के ऊपर कोई क्लेम कर दिया, आपसे कुछ हर्जाना जो है वो क्या किया, कॉम्पनसेशन की डिमांड की उसमें, और आप कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली केस हार गए और आपको उस बंदे को कॉम्पनसेशन देना पड़ा। इसको हम लिखते हैं ना कॉम्पनसेशन पेड अगेंस्ट, कॉम्पनसेशन पेड इन ऑर्डर टू डिसमिस एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द वर्क, टू डिसमिस एनी एम्प्लॉई फ्रॉम वर्क, फ्रॉम जॉब। आपने उसको भगा दिया और उसने आपके ऊपर एक कॉम्पनसेशन का दावा लगाया और अनफॉर्चुनेटली वो जीत भी गया, तो आपको उसको पे करना पड़ा। तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, हेवी अमाउंट थी और अनएक्सपेक्टेड लॉस था। फाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉम्पनसेशन। दिस कॉम्पनसेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। फाइन, बिसाइड्स जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई लेट्स सपोज इनकम के बारे में बात करें कि अगर आप अपने बिजनेस में कहीं पर आप एक रेंटल प्रीमाइसेस के अंदर बिजनेस चला रहे हैं और उस रेंटल प्रीमाइसेस में बिजनेस चलाते हुए आपको लेट्स सपोज 15, 20, 25 ईयर्स हो चुके हैं उसमें, और अब उस जगह की गुडविल आपके बिजनेस की वजह से बन गई है ना। और अगर आप मतलब लोग उस जगह पर आपकी गुडविल की वजह से आते हैं उसमें, अब आपका लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि भाई जगह खाली करो, तो आपको डर है कि भाई ये, या मैं ऐसा कहूँगा लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि जगह खाली करो, अब आपको लग रहा है कि जगह खाली करके मैं चला जाऊंगा और लैंडलॉर्ड फिर शायद इसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर दे, तो आपने बोला कि भाई मैं ये जगह खाली नहीं करूंगा। अब कोर्ट में केस जा रहा है तो लैंडलॉर्ड ने आज के आपसे बोला कि भाई ठीक है कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, तो उसने आपको ऑफर किया कि भाई एक काम करो, आप ये मेरा प्रीमाइसेस वेकेट कर दो, मैं आपको 20 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन इसका दे दूंगा। ठीक है, तो अब ये आपको, अच्छा बिजनेस प्रीमाइसेस की बात करो, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हाउस प्रॉपर्टी, तो हम बात कर रहे हैं कॉम्पनसेशन रिसीव्ड इन ऑर्डर टू वेकेट द बिजनेस प्रीमाइसेस। तो अगर आपने ऐसे कोई बिजनेस प्रीमाइसेस खाली किया है और उसके अगेंस्ट आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला है, तो नेचुरली वो एक हेवी कॉम्पनसेशन होगा और उसके लिए आप कोई पहले से मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे और आपके लिए कोई वो रूटीन टाइप का इनकम भी नहीं थी उसके अंदर, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। तो देखिए ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए, कोई एक बड़ा अगर एक डेट्स था, अगर
अगर बैड हो गया और अब आपको उसका कोई उम्मीद ही नहीं थी तो आपने उसको बैड डेट्स में डाल दिया। बैड डेट्स तो एक नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है और आप भूल गए बिल्कुल, आप उस पे आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रिसीव हो जाएगा और 2-3 साल बाद वो बंदा आया और उसने आपको टोटल पेमेंट में से कुछ पेमेंट कर दिया जो एक हेवी अमाउंट था, तो दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड। तो वो उस टाइप का अगर कोई बैड डेट्स रिकवर्ड होगा, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा बैड डेट्स रिकवर्ड हो तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। तो ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो, अच्छा ये सारी कौन सी एक्टिविटी को बिलोंग करती हैं? ऑल दीज बिलोंग्स टू विच एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिसाइड्स अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कोई एसेट का, बिजनेस की कोई, ये था लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। हाँ ये मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, स्टॉक आपके यहां का खराब हुआ। और अगर मैं ऐसा कहूं कि लॉस ऑफ एसेट बाय फायर, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होती हैं। अब आपकी जो कोई एसेट है वो आग लगने से खराब हो गई या कोई भी रीजन हुआ, तो वो, या अगर हम वो कोई इंक्रोचमेंट आ गया उसके अंदर या कोई रोड निकल रहा है उसके लिए तोड़ दिया गया आपको उसमें, तो वो बेसिकली आपका जो लॉस होगा, लॉस ऑफ एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट बिलोंग्स टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो इस टाइप का लॉस है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक टाइप का बेसिकली लॉस हो जाएगा। अब अच्छा ये बात अलग है फिर उसमें कि कैश का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, इससे कॉम्पनसेशन रिसीव हो जाएगा। हो सकता है आपने एसेट का इंश्योरेंस करा रखा हो, कॉम्पनसेशन रिसीव होगा, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होती हैं ये ऐसी आइटम्स होती हैं जो बिजनेस में रिपीटेडली नहीं होती, वंस इन अ वाइल एक्सीडेंटली होती हैं उसके अंदर, और बिजनेसमैन को उसका कोई फर्दर एक्सपेक्टेशन एक्चुअली नहीं होता। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों उसको शो किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।